Hello my dear student, once again welcome back to A Square classes. Today we are going to continue our next topic, that is Heisenberg uncertainty principle. शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं HUP. तो हम लोग बार बार हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बोल करके हम लोग बोलेंगे HUP. पहले समझते हैं कि हम लोगों ने अब तक पढ़ा क्या और इसमें क्या पढ़ेंगे. अब तक इससे पहले हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल कंप्लीट कर चुके थे और अकॉर्डिंग टू बोर्स का प्रिंसिपल ही था इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल हम लोग कंसीडर कर रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ क्या था, मास था. और बोर्स ने उस इलेक्ट्रॉन का डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंट ऑर्बिट, हर ऑर्बिट का हमने रेडियस भी निकाला था, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी निकाला था और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी निकाला था. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे रिडबर्ग इक्वेशन कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ले रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट तो उस ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा. फिर हम लोग उसके बाद पढ़े थे स्पेक्ट्रम. यहाँ तक हम लोग पूरा पार्टिकल नेचर कंप्लीट कर चुके थे. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. अगर शॉर्ट में मैं बात करूं तो इसको DBH में बोल सकता हूं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. डी ब्रोगली ने हम लोग यहाँ पे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम लोग का बोर्स थ्योरी कंप्लीट हुआ था तो वहां पे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुका था. अब हम लोग आ गए थे वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, जिसमें यहाँ पे पार्टिकल अपना कौन है, इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की बात करते हैं. क्या मतलब हुआ वेव नेचर. तो आइंस्टीन लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूफ कर चुके थे, E = mc², कि अगर कोई लाइट पार्टिकल लाइट वेव है तो उन्होंने उसका पार्टिकल नेचर क्या किया था, प्रूफ किया था. तो जो डी ब्रोगली थे, साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो अब तक पार्टिकल नेचर था, इन्होंने इनका वेव नेचर बताया. और अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अगर कोई पार्टिकल जिसका कुछ ना कुछ मास है और उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका कुछ क्या होगा, वेवलेंथ होगा. और वेवलेंथ ऑफ एनी पार्टिकल हैविंग सम मास एंड मूविंग विद सम वेलोसिटी, तो उसका जो वेवलेंथ h था वो h/p मोमेंटम था, जिसको लिख सकते हैं h/mv. ये हम लोग कहां से पढ़े थे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से. इफ ए पार्टिकल हैविंग मास मूविंग विथ वेलोसिटी v, तो दे हैव आल्सो एसोसिएटेड देयर वेवलेंथ एंड वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ दिस पार्टिकल, दैट वेवलेंथ इज कॉल्ड एज डी ब्रोगली वेवलेंथ. और इसी को हम लोग पढ़े थे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बात करूं तो हम लोग ने पढ़ा था लैम्डा = h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी √r. ये कब लगाएंगे, जब उसका मास और वेलोसिटी डायरेक्टली गिवन हो. अगर उस पार्टिकल का डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी बेटा गिवन होगा तो हम लोग फिर इस इक्वेशन को लगाते थे. फिर एक और इक्वेशन पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी पोटेंशियल डिफरेंस v है, अगर चार्ज q है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये भी है, तो इस केस में जो इसका वेवलेंथ होगा लैम्डा = h/2m इंटू q इंटू v. h/2m इंटू q इंटू v. q को मैं स्मॉल q लिख देता हूं. यहाँ पे 2 क्या है, इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू है. m मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, q क्या है, चार्ज है, और v क्या होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस. जहां पे आप उसको रखना, यहाँ पे v को वेलोसिटी मत लेना. लेकिन अगर ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इफ दिस चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या डालोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये फॉर्मूला आ जाएगा डायरेक्टली आपको. अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में डालेंगे तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन h की वैल्यू डाल दो 2m इंटू ई इंटू वी, और जब इस पूरे वैल्यू को आप फिट करोगे तो यहाँ पे लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा √150/v.
ये किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम। तो इलेक्ट्रॉन के केस में डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला याद रखना कि लैम्डा इंटू ई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना कि इफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग in a potential difference of V volt, then the wavelength associated with these electron is equal to square root of 150 by V के यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ये हम लोग लास्ट लेक्चर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम लोग वेव नेचर दूसरा पढ़ेंगे, HUP हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका था। आप देखो आपके नोटबुक में ये सारे फॉर्मूले गिवन है और हम लोगों ने इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अब हाइजेनबर्ग क्या कह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में, या कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, तो समझो दिस इज योर न्यूक्लियस और इस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ध्यान से देखना, दिस इज योर न्यूक्लियस और इस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। तो बड़े ध्यान से आप इस पार्ट को समझना कि ये पार्ट क्या कह रहा है कि अगर किसी ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर किसी ऑर्बिट में ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है, तो अब अगर कोई पार्टिकल नेचर है तो आप उसका सेम टाइम पोजीशन और वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मेरा कुछ मास है, मैं जो पार्टिकल हूं, तो इस पोजीशन पे मेरी क्या वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, और हर टाइम के साथ आप मेरा पोजीशन और मेरा वेलोसिटी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। लेकिन हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर कोई वेव है तो या तो सेम टाइम पे आप उसका पोजीशन मेजर कर सकते हो या इसका वेलोसिटी मेजर कर सकते हो। ये कभी पॉसिबल नहीं होगा कि किसी वेव का आप एक्यूरेटली उसका पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को मेजर करोगे, क्योंकि वेव हम लोग जानते हैं कि वेव का वन टाइम में एक से ज्यादा एग्जिस्टेंस होगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में मूव करेगा तो ये कुछ इस टाइप से मूव करेगा, एज ए वेव के जैसा मूव करेगा। और ये हम लोग अगर आगे हायर स्टडी में आप पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव करेंगे उतने उसके क्या बनेंगे, नंबर ऑफ वेव बनते। ये कब होगा, जब आप डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को बोर्ड से आप कंपेयर करोगे तो ये आपको फॉर्मूले मिलेंगे। अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए वेव। क्लियर है? तो आप पहले इसको ध्यान से लिखो, फिर मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का आपको मैं प्रिंसिपल बताता हूं कि इन्होंने क्या कहा था। आप इसको लिखो, मैं बाकी इरेज कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, according to Heisenberg uncertainty principle, कॉमा देखें, it is not possible to determine exact position of an electron. It is not possible to determine exact position of an electron and momentum of electron, exact position of electron and momentum of electron around the nucleus simultaneously, with equal accuracy, हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अभी हम लोग वेव नेचर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन वेव के जैसे बिहेव कर रहा है तो कभी ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप एक्यूरेटली उसका पोजीशन एंड मोमेंटम सेम टाइम में कैलकुलेट करो। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह रहा है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हाइजेनबर्ग ने कहा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये इसका प्रिंसिपल है। न्यूमेरिकली हम लोग इक्वल टू को लेकर के सॉल्व करेंगे। और अगर डेल्टा पी है तो पी जानते हो आप, ये मोमेंटम को बोलते हैं।
तो P इज इक्वल टू क्या होगा m इंटू वी। P इज इक्वल टू क्या होगा m इंटू वी। मास तो चेंज नहीं करेगा, तो क्या होगा डेल्टा x इंटू डेल्टा m इंटू वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यहां से मास को ले लो तो डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, वेयर h क्या है प्लांक्स कांस्टेंट, 4 क्या है कांस्टेंट, पाई क्या है कांस्टेंट 3.14, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डेल्टा x क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा p क्या है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा v क्या है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। बाकी से आप जानते हो m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जिस ऑब्जेक्ट के मास की बात करें हम लोग उसके मास को लेंगे, या मास ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि अगर कोई पार्टिकल एज ए वेव आप उसको ट्रीट कर रहे हो तो एक टाइम पे आप उसके पोजीशन एंड मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो, और चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन मोमेंटम वो ग्रेटर एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई क्या होगा, h अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। h क्या है आप जानते हो, h प्लांक्स कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड उसकी वैल्यू होती है, h अपॉन 4 पाई ये क्या है कांस्टेंट है। तो इतनी चीज कांस्टेंट है, बाकी इसको आप क्या कर सकते निकाल सकते हो, और न्यूमेरिकली आप डेल्टा x और डेल्टा p इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई लेकर के क्या करोगे बेटा सॉल्व करोगे। सेकेंड थिंग क्या कहता है ये कि अगर इसी इक्वेशन को आप ऐसे पढ़ो कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को आप एक्यूरेटली मेजर करो, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज मेजर एक्यूरेटली, if position of particle is measured accurately, then जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है आपने इसको एक्यूरेटली मेजर किया तो इसमें चेंज कितने का होगा 0, और इस 0 को यहां लाओगे तो h अपॉन 4 पाई इंटू 0 एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाएगा इंफिनिटी। देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर पोजीशन को आप एक्यूरेटली मेजर करोगे तो मोमेंटम में जो चेंज होगा वो इनफाइनाइट का हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा में क्या होगा कि अगर चेंज इन मोमेंटम को आप एक्यूरेटली मेजर करोगे तो जो चेंज इन पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। एंड सेकेंड पॉइंट, इफ चेंज इन मोमेंटम इज मेजर एक्यूरेटली देन टेंड्स टू क्या इंफिनिटी, चेंज इन पोजीशन टेंड्स टू क्या हो जाएगा इंफिनिटी। क्लियर है? तो अगर आप एक चीज को एक्यूरेटली मेजर करोगे तो दूसरा इंफिनिटी हो जाएगा, उसमें जो चेंजेस होगा वो काफी ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है ना? बस यही छोटे से कॉन्सेप्ट पे आपको न्यूमेरिकली मिलेंगे, आपको उसको क्या करना है सॉल्व करना। क्लियर है? तो आप इसको समझ करके बेटा अच्छे से लिख लो। कभी कभी इसमें थोड़ा सा इसको क्या चेंज करते हैं, मैं इधर आपको समझा रहा हूं कि ये जो डेल एक्स इंटू डेल्टा पी है, जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे टाइम से डेल्टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं इसको क्या लिख दे रहा हूं
डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। देखो डेल्टा टी कैंसिल, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये क्या आ गया? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, दैट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन क्या? टाइम। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं? डेल एक्स इंटू डेल टी इंटू फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क, जिसको एनर्जी बोलते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये किसका हो जाएगा? चेंज इन वर्क। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको क्या लिख सकता हूं? डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, HUP, in terms of uncertainty in energy and uncertainty in time। यहां पे देखो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी को क्या बोल सकते हैं? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो यहां पे डेल्टा ई को क्या बोलेंगे? अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। और डेल्टा टी को क्या बोलेंगे? अनसर्टेनिटी इन टाइम। और डेल्टा टी को क्या बोलेंगे? अनसर्टेनिटी इन टाइम। कोई दिक्कत? तो जनरली आपको इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन मिलेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये या तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन दिया होगा, या मोमेंटम दिया होगा, या आपको वेलोसिटी डायरेक्ट दे देगा। तो आप निकाल देना। और न्यूमेरिकली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई क्या होगा। क्लियर है? तो इस पे ये नहीं सोचना है आपको कि ये कहां से है, बस इसी को आपको याद रखना है। और इस पे बेस्ट आपको क्या मिलेंगे? न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। यही इलेक्ट्रॉन का क्या था? वेव नेचर था। अब तक हम लोग इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर पढ़ रहे थे, और वेव नेचर पे हम लोग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, DBH एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, HUP। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने कहा था अगर पार्टिकल का मास है, कुछ वेलोसिटी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होगे वो h अपॉन मोमेंटम होगा, h बाई पी के इक्वल होगा। उसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी देखा था और चार्ज इनटू पोटेंशियल के टर्म्स में देखा था। हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर कोई वेव है तो सेम टाइम में आप दो मेजरमेंट को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो, या तो आप चेंज इन पोजीशन को देख सकते हो या चेंज इन वेलोसिटी को देख सकते हो। वेलोसिटी मतलब मोमेंटम की बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं पार्टिकल नेचर तो है। क्लियर है? तो आप इसको समझ करके लिखो। हाइजेनबर्ग पे मैं पहले कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स कराता हूं, फिर हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे मैंने दो न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, आपको दिख रहा होगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहला कह रहा है क्वेश्चन, ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज employed to locate an electron in an atom with a distance of 0.1 एंगस्ट्रॉम। किसी भी माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे हो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए। उसमें क्या कह रहा है? employed to locate an electron in the atom with distance of 0.1 एंगस्ट्रॉम। अगर समझो ये डिस्टेंस 0.1 एंगस्ट्रॉम में है, तो आप इस डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन को देखना कोशिश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, इसका कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, तो इस डिस्टेंस में आप देखने की कोशिश कर रहे हो। तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं सॉल्यूशन ऑफ 1 देखो तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना है? 0.1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 0.1 को 10⁻⁻1, इसको ऐसे लिख लो ना, 1/10 इंटू 10⁻⁻10, तो 10⁻11 मीटर। What is the uncertainty involved in the measurement of velocity? तो आप देख लो फॉर्मूला क्या लगाओगे? डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू
h अपॉन 4 यही वेव नेचर। क्योंकि किसी एक पार्टिकुलर, अगर आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मेजर करना है तो आपको कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट ही दिया, इस डिस्टेंस में आप बताओ वेलोसिटी क्या होगी। क्लियर है? तो आप पुट कर दो अनसर्टेनिटी इन, आपको पोजीशन कितना दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिया हुआ है 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31, सॉरी मैंने 31 इनटू डेल्टा भी आपको निकालना इज इक्वल टू प्लास कांस्टेंट वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू इसकी वैल्यू लोगे तो 3.14। अब यहाँ से आपको जो डेल्टा भी निकलेगा दैट विल बी बेटा योर आंसर। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से अगर डेल्टा भी निकाल दूं तो देख लो डेल्टा भी इज इक्वल टू इधर 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन h इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब आप देख लो -11 और -31 कितना हो जाएगा, -44, -44 ऊपर जाएगा +44 हो जाएगा, -34 + 44 + 10 आ जाएगा। तो ये वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻+10 आ जाएगा अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 9.1, ये आपको आ जाएगा वेलोसिटी की किसमें, मीटर पर सेकंड। क्योंकि ये जूल इंटू सेकंड है, ये आपको किसमें आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। दैट विल बी योर आंसर। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप आराम से लिख सकते हो। फिर से एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। ये जो डिस्टेंस कह रहा है, इस डिस्टेंस में आप वेलोसिटी बताओ। तो ये जो डिस्टेंस है ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा एक्स की वैल्यू है। हम इसको किस में ले आए, मीटर में ले आए। क्लियर है बेटा? और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा है तो हमने लगा दिया अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल टू h अपॉन 4 इंटू m इंटू डेल्टा एक्स को यहाँ ले आओ और आपको क्या निकल गया, आपका आंसर। तो आप इसको समझ करके खुद से इसको कैलकुलेट करो और खुद से अपने लैंग्वेज में लिखो। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन इस पे देखते हैं। पहले आप इसको लिख लो, फिर हम लोग इस पे सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स है ये इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी है। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज इक्वल देन कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। फॉर्मूला पहले लिखते हैं। एक और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी is greater than and equal to h upon 4 और हम लोग न्यूमेरिकल है तो इसको इक्वल टू ले लेते हैं। अब कह रहा है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी को डेल्टा एक्स से दे देता हूं इज इक्वल टू h अपॉन 4 इन दोनों को साथ में लिख दूं तो डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन 4 तो डेल्टा x इज इक्वल टू h अपॉन 4 रूट अंडर। और यही जो डेल्टा x है ये किसके बराबर है, डेल्टा p के। कोई दिक्कत? अब यहां से मैं इस वैल्यू को लिख दूं तो आ गया डेल्टा p इज इक्वल टू h अपॉन 4 और डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, m इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h अपॉन 4 तो डेल्टा वी चाहिए तो डेल्टा वी इज इक्वल टू h अपॉन m को ये ऐसा हो जाएगा बेटा 1/m h अपॉन 4 और m को अंदर ले जाओगे तो डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 इंटू m स्क्वायर।
अब एमसीक्यू में कई फॉर्मेट में आंसर होते हैं। अब इस 4 को भी यहां से अगर मैं निकाल दूं, इस 4 को अगर यहां से निकाल दूं तो ये आंसर आ जाएगा। अगर 4 को मैं यहां से अगर निकाल दूं तो एक आंसर ये भी आ जाएगा, h/2m इंटू पाई, और यहाँ पे जो ये टर्म्स आ जाएगा बेटा ये इसका रूट। तो एमसीक्यू में आपको कई टाइप से इसके ऑप्शन मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज कर देना। कह रहा है पोजीशन एंड मोमेंटम एक दूसरे के इक्वल है, तो आप अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बताओ। तो मैंने अनसर्टेनिटी इन जो मोमेंटम था उसको पोजीशन के बराबर कर दिया, तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू h/2 पाई, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू रूट अंडर h/4 पाई, सॉरी ये 4 पाई। अब डेल्टा एक्स को डेल्टा पी के बराबर कर दिया, और ये डेल्टा पी के बराबर किया तो डेल्टा पी को m इंटू डेल्टा भी लिख दिया, m इंटू डेल्टा भी, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालू, डेल्टा वी की, और डेल्टा वी की जो वैल्यू है दैट विल बी आवर आंसर। कोई दिक्कत है? आइए एक और न्यूमेरिकल इस पे हम लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अनसर्टेनिटी इन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। यहाँ पे कह रहे हैं कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी व्हाट डज इट मीन, आपको डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है ऑफ ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। तो मास कितना है बेटा 150 ग्राम। ऑब्वियसली यहाँ पे जो h की वैल्यू है जूल एनर्जी के फॉर्म में, और जूल को बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग इसको किस में लाना पड़ेगा, केजी में। तो इसको क्या करोगे 150 इंटू 10⁻³ केजी, 1000 से डिवाइड कर दो। मास इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ऑफ एन ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको कितना दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻10 मीटर। तो आपको क्या चाहिए, डेल्टा भी लगा दो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 पाई। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से क्या चाहिए बेटा डेल्टा वी, तो डेल्टा वी की जो वैल्यू होगी ये h/4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स। अब मैं इसको आपके लिए यहीं पे छोड़ता हूं, अब फाइनली आप इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करके मैं आपको आंसर बता देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करना है इसका आंसर मैच करना। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मैं लिख देता हूं, डेल्टा वी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3.49 इंटू 10⁻24 मीटर पर सेकेंड। आप मैच कर लेना, मैं सब कुछ तो आपको निकालने बता ही दिया हूं। h की वैल्यू गिवन है 6.6 10⁻34 kg मीटर पर सेकेंड। h की वैल्यू पुट करोगे 4 पता ही है, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 ले लेना, m आपको पता है 150 इंटू 10⁻³ एंड x की वैल्यू 10⁻10। जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट 3.5 10⁻24 आपको आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर कंप्लीट हुआ है। अभी हम लोग लास्ट में एटम का ना एक वेव एटॉमिक मॉडल ही हम लोग पढ़ते हैं, जो एक साइंटिस्ट थे वार्नर सोलिंजर, उन्होंने इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली लोग यहाँ पे क्वांटम नंबर पढ़ाते हैं, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल पढ़ाते हैं, और चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मैं क्वांटम नंबर ने पढ़ा करके सबसे पहले आपको स्टार्ट करता हूं, वेव एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम, या इसी को दूसरा नाम से हम लोग बोलते हैं क्वांटम एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, इसी में हम लोग पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आज पढ़ते हैं, फिर हम लोग ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल पढ़ते हैं, फिर हम लोग क्वांटम नंबर स्टार्ट करेंगे। तो आप पढ़ाना मुझे भी क्वांटम नंबर है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार क्वेश्चन आते हैं, कई बार आपको जेईई में, नीट, सीईटी सब में क्वेश्चन मिलेंगे, स्कूल के एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म मिलेंगे। टोटल 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, दैट गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एनी ऑर्बिट ऑफ एन एटम। क्लियर है? तो आप क्वांटम नंबर ने हेडिंग डाल करके, अकॉर्डिंग टू मेरे अकॉर्डिंग आप हेडिंग डालना वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। हम लोग पढ़ते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, जिसी को हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ते हैं।
क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। यहाँ पे किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर हम लोग पढ़ते हैं। दिया किसने था? हमको हम लोग जानते हैं सोरिंजर, इवन सोरिंजर साइंटिस्ट, इन्होंने ही प्रपोज किया था। पहले वन बाय वन मैं जो सेंटेंस बोलता हूँ आप उसको लिखो, फिर मैं इस सोरिंजर वेव इक्वेशन को, इस इन्होंने जो इक्वेशन दिया था उस इक्वेशन को ही नाम हैं सोरिंजर वेव इक्वेशन। और उसी इक्वेशन की हेल्प से हम लोग जानते हैं कि एटम के किस रीजन में इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना है। क्योंकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तो आप फेल हो जाएगा, सॉरी बोर एटॉमिक मॉडल तो आप फेल हो गया, तो एटम का तो एक फिक्स बाउंड्री ऑर्बिट जैसा कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं। क्लियर है? पहले आप वन बाय लिखना आफ्टर द फेल्योर ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, after the failure of Bohr atomic model, a new model is derived by, after the failure of Bohr atomic model, a new model is derived by a scientist, Erwin Schrödinger, which is known as wave mechanical model of an atom, which is known as wave mechanical model of an atom. बोर्स मॉडल के फेल हो जाने के बाद इवन सोरिंजर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसी को हम लोग बोलते हैं वेव एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मॉडल इज कंसिस्ट विथ, दिस मॉडल इज कंसिस्ट विथ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, दिस मॉडल इज कंसिस्ट विथ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एज वेल एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को आप डीबीएच लिख लो और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एचयूपी लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस मॉडल सोरिंजर एज्यूम इलेक्ट्रॉन एज ए 3-dimensional wave. In this model, Schrödinger assumed electron as a 3-dimensional wave which is present in the positive field of nucleus, which is present in the positive field of nucleus. Next point. Now, this model is based upon a mathematical equation. This model is based upon a mathematical equation known as Schrödinger wave equation, This model is based upon a equation, mathematical equation, और ये आपका mathematical equation है। इसी equation को बोलते हैं Schrödinger wave equation, Schrödinger wave equation, शॉर्ट में SWE बोलता हूँ। अब बड़ा खतरनाक सा आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, आपको इससे डरना नहीं है। ये जो डेल है डबल डिफरेंशिएशन है, ये जो डेल है इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, ये जो है इसको बोलते हैं साई, जो बेसिकली वेव फंक्शन है। मैं वन बाय वन हर चीज को इंडिकेट करता हूं। ये dx² आप जानते हो डबल डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस है। 8 कांस्टेंट है, पाई क्या है कांस्टेंट, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h क्या है कांस्टेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, E क्या है टोटल एनर्जी, V क्या है पोटेंशियल एनर्जी, और अगेन क्या है साई वर्क फंक्शन। एक बार इक्वेशन को पढ़ते हैं, क्या है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। लिखना वेयर ये जो है जिसको क्या बोलते हैं डेल्टा, ये क्या है साई, जो क्या है बेटा वेव फंक्शन। इसमें देखोगे तो 8 पाई ये दोनों टर्म्स क्या है कांस्टेंट, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट,
E क्या है, टोटल एनर्जी, V क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो साई है ये क्या है बेटा, वेव फंक्शन। ठीक है, ये जो टर्म्स बचा इसको देख लो, ये जो टर्म्स बचा मैं यहां लिखता हूं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई, ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इसको बोल सकता हूं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसको क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साइड, मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वेव फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। 8 पाई कांस्टेंट ही है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, E टोटल एनर्जी, V क्या है पोटेंशियल एनर्जी, और अगेन साई फंक्शन है। कई बार तो डायरेक्टली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही पूछा हुआ है, जेई एडवांस 2012 में आपको इक्वेशन पूछा हुआ था। कई बार यहाँ पे ये सब तो सेम ही रहेंगे, डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डी ए स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर, वैल्यू चेंज यहीं पे होगी, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी, कहीं पे ई प्लस वी दे देंगे, कहीं पे यहाँ प्लस का साइन देंगे, कहीं साई स्क्वायर कर देंगे, बस यही चेंज होता है। 4 इक्वेशन में से एक इक्वेशन आपको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। तक लिख लियोगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन दिस इक्वेशन, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, लिखना इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन only unknown is psi and E। only unknown कौन कौन सा इसमें, तो एक तो आपका जो unknown है, एक तो एनर्जी है और दूसरा psi है। only unknown is E and psi। E डिनोट, इस इक्वेशन में unknown क्या है, E and psi ही है, बाकी हर कुछ आपको गिवन होगा। E डिनोट क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, E डिनोट क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, व्हाइल psi इंडिकेट वेव फंक्शन। E जो है वो क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है और psi क्या है, वेव फंक्शन। ठीक है, अब आपको एक चीज डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये वेव फंक्शन क्या है, तो लिखना फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। पहले लिखना, मैं एक वन बाय वन, मैंने कहा ना सब चीज को समझाता हूँ। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डी डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इनटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं डाला, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई लिखना, साई इज ए वेव फंक्शन, फर्स्ट पॉइंट लिखना उसमें, साई इज ए वेव फंक्शन which should be finite, continuous and differentiable। wave function which should be finite, continuous and differentiable, which should be finite, continuous and differentiable, but it does not have any physical significance, but it does not have any physical significance। मैंने क्लियरली फिर से रिपीट कर देता हूं, साई वेव फंक्शन तो है, इसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, कंटिन्यूअस होगी, डिफरेंशिएबल होगी, लेकिन इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। while psi square has physical significance, while psi square has physical significance, while psi square has physical significance, and it denote probability of finding electrons,
इट डिनोट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। फिर मैं कह रहा हूं साई स्क्वायर का कुछ ना कुछ फिजिकल इनसिग्निफिकेंस है और ये बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना, उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितना ज्यादा है, ये कौन बताएगा? साई स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? दो और पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, आप इसको लिख लो। एक होता है नोड, दूसरा होता है एंटी नोड। नोड वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना बहुत कम, ना के बराबर होती है। मतलब नोड पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। नोड आर द प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस इनसाइड द एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, मिनिमम। While antinode are those point where ये इसकी वैल्यू साइज और मैक्सिमम कब, जिसको बोलते हैं एंटी नोड। तो दो हेडिंग डाल लेना, एक को बोलते हैं नोड, दूसरों क्या बोलते हैं? एंटी नोड। हम लोग देखेंगे एंगुलर नोड, रेडियल नोड, टोटल नोड निकालते हैं, कितने नोडल प्लेन है, मतलब कहां पे इलेक्ट्रॉन होने की संभावना नहीं। जैसे आप देखो, मैं इस क्लासरूम में हूं और एक इसके बगल में क्लासरूम है, तो या तो मैं इस क्लासरूम में हो सकता हूं या उस क्लासरूम में हो सकता हूं। क्या ये दीवार है वहां पे मैं हो सकता हूं? नहीं। तो नोड की वो रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना क्या होती है बेटा? ना के बराबर होती है। नोड में लिखना पॉइंट एट विच वेयर वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर बिकम 0। पॉइंट एट विच वेयर वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर बिकम 0, that is probability of finding electron is 0. That is probability of finding electron is 0. While second लिखना antinode of psi square, value of psi square is maximum, that will be maximum probability of finding electron. Antinode is that place where maximum probability of finding electron. एटम का वो पार्ट, किसी भी एटम का वो पार्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना मैक्सिमम है, मतलब जो एंटी नोड का पॉइंट होगा, उसी को नाम देते हैं ऑर्बिटल। पहले हम लोग पढ़ते थे ऑर्बिट एंड सेकेंड पढ़ते हैं ऑर्बिटल। मैं इसको मिटा रहा हूं, वापस हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे आएंगे। मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर ने एक वेव एटॉमिक मॉडल दिया, कब? जब बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। और ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये कंटिन्यूएशन है, या इसमें भी कंसिस्टेंस ऑफ किसका है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का। ये इस चीज को फॉलो करता है। फिर मैंने कहा कि ये जो मॉडल है ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन पे बेस्ड है, और उसी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम लोग पढ़ेंगे। और इसी इक्वेशन से हम लोग ने देखा, इस इक्वेशन में दो अननोन है, एक क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी और दूसरा क्या? साई। साई क्या है? वेव फंक्शन है जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। कई बार पूछा जाए तो साई की वैल्यू कंटिन्यूअस हो सकती है, फाइनाइट हो सकती है एंड डिफरेंशिएबल हो सकती है, बट इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। वो क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना। पहले इलेक्ट्रॉन क्या होता था बोर्स के अकॉर्डिंग? या तो फर्स्ट ऑर्बिट में होता था या सेकंड ऑर्बिट में होता था। अब किसी भी ऑर्बिट का वो पार्ट जहां इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको ऑर्बिटल बोलेंगे। मतलब ऑर्बिटल इज द प्लेस्ड इनसाइड द ऑर्बिट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब ऑर्बिट के अंदर ही क्या आ जाएगा? ऑर्बिटल, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं। हेडिंग डालो ऑर्बिटल, हेडिंग डालना ऑर्बिटल। पहला पॉइंट लिखना, orbital is defined as, orbital is the defined as, comma दिखना, it is the region around the nucleus, it is the region around the nucleus inside an atom where probability of finding electron is maximum। मैं फिर से रिकॉल करता हूं, orbital is the that region of atom around the nucleus
where probability of finding electron is maximum, लिखना around 90 to 95%, around 90 to 95%. Next point लिखना, orbital do not have well defined path, orbital do not have well defined path, well defined path for the electron, rather it represent probability of finding electron in various region in space, probability of finding electron in various region in space. Probability of finding electron around the nucleus in various region in space. मैं फिर से बोलता हूं कि ऑर्बिटल का ऑर्बिट जैसा कोई एक फिक्स बाउंड्री नहीं होगा। ऑर्बिटल सिर्फ उस एरिया को आप बोल सकते हो न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी रीजन में हो सकता है अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, बिकॉज एटम इज स्फेरिकल। जहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना हो उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। इसका कोई एक वेल डिफाइंड शेप नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। इसलिए आपने इस डायग्राम में देखते होंगे मैंने एक न्यूक्लियस बनाया है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ज्यादा डॉट है, तो जो मोर डॉट है वो उस रीजन को दिखा रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, एंड लेस डॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। क्लियर है? तो ऑर्बिटल किसको बोलोगे, मोर डॉट वाले को बोलोगे। रिप्रेजेंट हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये मैंने लिख दिया है। देखो जो हाई डॉट है, मैक्सिमम डॉट रिप्रेजेंट हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, व्हाइल लेस डॉट रिप्रेजेंट लो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इस पार्ट को आप क्या बोलोगे, ऑर्बिटल। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से अब तक जो बोर्स का ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग किसके कॉन्सेप्ट में ले आए, ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट में ले आए। इतनी बात आपको समझ में आई? तो आइए यहीं पे हम लोग एक डिफरेंस पढ़ते हैं कि जो बोर्स का ऑर्बिट है और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो रीजन आया जहां इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जिसको अपन ऑर्बिटल नाम दिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल आपको यहां पे समझ में तो आया होगा ना। साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है। नोड कौन सा पॉइंट है जहां इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कम है। एंटी नोड कौन सा पॉइंट है जहां इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, ज्यादा है। फिर हमने देखा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बाहर वो स्पेस है, ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बाहर का वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा होती है। ये कोई वेल डिफाइंड पाथ नहीं है, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेस इन 3 डायमेंशन। क्लियर है? तो हेडिंग डाल दो ऑर्बिट और एक तरफ ऑर्बिटल। आप 1 बाय 1 करके डिफरेंस लिखना, ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिटल्स। फिर हम लोग कई सारा ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, s ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। s के 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d के 5 होते हैं और f के 7 होते हैं। फिर उनके शेप को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे क्वांटम नंबर। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स देखेंगे, फिर टाइप ऑफ ऑर्बिटल में आपको नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ाऊंगा। ठीक है? तो पहला पॉइंट ऑर्बिट में लिखना, ऑर्बिट में पहला पॉइंट लिखना, इट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ
पहला पॉइंट इसमें लिखना, ऑर्बिट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ followed by revolving electron around the nucleus. It is well defined circular path followed by, उस पाथ को कौन फॉलोड कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन्स विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिटल्स में सेकेंड पॉइंट, इट इज द रीजन, it is the region, ऑर्बिटल्स में पहला पॉइंट लिखना बेटा, it is the region of space around the nuclear, it is the region of space around the nucleus where electrons are likely to be found, where electrons are likely to be found। सेकेंड पॉइंट, ऑर्बिट्स इसमें लिखना, इट रिप्रेजेंट प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट रिप्रेजेंट प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, व्हाइल ऑर्बिटल रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, थ्री डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिट का क्या है बेटा? ये एक फिक्स्ड पाथ है जिसको रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन उस पाथ को फॉलो करता है, लेकिन जो ऑर्बिटल्स है, जो ऑर्बिटल्स है वो न्यूक्लियस के बाहर का वो पार्ट है, स्पेस का वो पार्ट है जहां इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादातर होती है। फिर मैंने कहा ऑर्बिट रिप्रेजेंट प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल ऑर्बिटल रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट, ऑर्बिट में लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, थर्ड पॉइंट, maximum number of electron in an orbit is equal to 2n square, maximum number of electron present in any orbit is equal to 2n square where n is called orbit number, n is called orbit number। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करोगे तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकेंड ऑर्बिट की बात करोगे तो n की वैल्यू 4, 2 2 जा 4 into 2 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थर्ड ऑर्बिट की बात करोगे 3 3 जा 9 into 2 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन इसमें लिखना तो डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन ऑर्बिटल्स लिखो, ऑर्बिटल ऑलवेज एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल इज ऑलवेज 2, लेकिन ऑर्बिटल्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल्स ये ऑलवेज किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल ये ऑलवेज किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्बिट में लिखना, ऑर्बिट आर सर्कुलर इन शेप, ऑर्बिट आर सर्कुलर इन शेप, इसका जो शेप होगा ये सर्कुलर होगा, लेकिन इधर लिखना फोर्थ में, ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट, ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट शेप, ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट शेप। जैसे आप ऑर्बिट में जानते हो के, एल, एम, एन वगैरह कई सारे के ऑर्बिट होते हैं, उसी तरह ऑर्बिटल्स भी होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। तो सारे ऑर्बिट सर्कुलर शेप के होते हैं, लेकिन यहाँ जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अलग अलग शेप होते हैं। जो एस ऑर्बिटल्स हैं वो सर्कुलर शेप के होते हैं, जो पी ऑर्बिटल है वो डम्बल शेप के होते हैं, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डबल डम्बल शेप के होते हैं। इस टाइप से ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जो ऑर्बिट का शेप होगा वो ऑलवेज सर्कुलर होगा, बट ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट शेप, एस ऑर्बिटल इज सर्कुलर इन शेप, पी हैविंग डबल शेप, इस टाइप से होगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे डम्बल शेप लाइक दिस, एंड डी ऑर्बिटल हैविंग डबल डम्बल शेप।
क्लियर? फिफ्थ पॉइंट, इन ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ऑर्बिट में लिखना, ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, क्योंकि हर ऑर्बिट का तो सर्कुलर शेप ही है। दैट्स व्हाई इट कुड नॉट एक्सप्लेन, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट, ऐसे लिखना, ऑर्बिट आर सर्कुलर इन शेप। फिफ्थ पॉइंट, इन ऑर्बिट लिखना, ऑर्बिट आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। That's why it cannot explain shape of molecule. Orbit are non-directional in nature, या non-directional character. That's why it cannot explain shape of molecule. While orbital are directional in nature, and it can explain exact shape या geometry of molecule. तो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप ऑर्बिट से डिफाइन नहीं कर सकते हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे, पूरा केमिकल बॉन्डिंग इसी को पढ़ना है। व्हाइल ऑर्बिटल के हेल्प से आप शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो ऑर्बिट है, अब ऑर्बिट तो क्या है, वेल डिफाइंड शेप है ना, तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तो प्रोबेबिलिटी है ना, अगर इलेक्ट्रॉन को भी देना है तो अनसर्टेनिटी इस पोजीशन में ढूंढना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ऑर्बिट में, ऑर्बिट इज अगेंस्ट टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कॉन्सेप्ट ऑफ वेल डिफाइंड ऑर्बिट इज अगेंस्ट टू HUP, while in case of orbitals it is consistent with HUP, Heisenberg uncertainty principle, Heisenberg uncertainty principle। तो आई होप ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल आपको काफी अच्छे से समझ में होगा। फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और थोड़ा सा मैं आपको बोल भी रहा हूं, ऑर्बिटल के हम लोग टाइप देखेंगे। 4 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। एस, स्फेरिकल इन नेचर, ईच ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। पी में 3 टाइप के ऑर्बिटल्स होंगे, PX, PY, PZ, शेप डंबल शेप होगा, तो तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डी के टोटल 5 लोब्स होते हैं, 5 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 एंड DZ2। तो डी के टोटल 5 ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स। और सिमिलरली एफ में क्लोवर लीफ लाइक होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर शेप हम लोग को पढ़ना भी नहीं है। और एक एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे, 14। छोटा सा पार्ट है, लेकिन मैं अगले दिन पढ़ाऊंगा। क्यों मैं अगले दिन पढ़ा रहा हूं, ताकि कल के लेक्चर में मैं थोड़ा सा फिर से ऑर्बिटल को रिकॉल कराऊंगा, तो आपके मेमोरी में एक चीज आएगी। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने वेव मॉडल को ही कंटिन्यू कर रहे थे, ड्यूअल नेचर को पढ़ रहे थे। ड्यूअल नेचर में हम लोग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, DBU, DBH हम लोग पढ़ चुके थे। आज HUP पढ़ रहे थे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का है तो एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम को एक साथ आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू मोमेंटम इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h/4π। न्यूमेरिकली में हमेशा h/4π के इक्वल लेंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि जब ड्यूअल नेचर आ गया तो इलेक्ट्रॉन का एक नया नेचर देखिए, वेव नेचर। तो एटॉमिक मॉडल का वो मॉडल जो वेव के बेस्ड है, इसलिए वो वेव मॉडल को हम लोग पढ़ते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के हेल्प से उस एटॉमिक मॉडल को पढ़ते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था क्या, तो साई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस b इंटू साई इज इक्वल टू 0। इस मैथमेटिकल इक्वेशन के हेल्प से ही हम लोग वेव एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं और इस इक्वेशन को बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फिर यहाँ से हम लोग देखा कि इस इक्वेशन में अननोन 2 चीज है, एक एनर्जी जो क्वांटाइज वैल्यू ऑफ एनर्जी है जो हम लोग पढ़ चुके थे बोर्स मॉडल में, दूसरा साई जो वेव फंक्शन है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। साई की वैल्यू फाइनाइट, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, बट साई स्क्वायर का कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है जो बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना। एटम का वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना मैक्सिमम है उसको बोलते हैं एनडी नोड, और वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर इज मिनिमम और बिकम इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड नोड। और वो
नो एंटी नोड का प्लेस, उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल बेसिकली एटम का वो पॉइंट, अब एटम का एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट जो था वो खत्म हो चुका है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन का जहां होने की संभावना होगी उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल इज द स्पेस inside the atom around the nucleus where probability of finding electron is maximum. That is the summary of our today lecture. I hope as usual लेक्चर आपको काफी अच्छे से समझ में होगा। लेक्चर आप ध्यान से समझिएगा, लाइन बाय लाइन इसको आप कंप्लीट नोट्स बनाइएगा, हर एक की पॉइंट को लिखिएगा। लेक्चर कैसा लगा बताइएगा जरूर। आप अपने रूटीन को मेंटेन करिए। फ्रॉम माय साइड मैं अपने रूटीन को क्या करूंगा, मेंटेन करूंगा। अच्छे से करें, साइड से इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करें। हम लोग लास्ट पार्ट में आ चुके हैं, दैट इज द लास्ट सब टॉपिक ऑफ पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट, अभी 2-3 लेक्चर और लगेंगे, उसके बाद हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे, जिसको पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे इन नेक्स्ट लेक्चर, कंटिन्यूएशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आज के लेक्चर को इतना देर तक सुनने के लिए, हम दोनों को एक साथ बने रहने के लिए, आपको अपना काम ईमानदारी से करने के लिए, कंप्लीट नोट्स बनाने के लिए, आपको फिर से अपना काम ईमानदारी से करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।